नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट की शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो ये क्वेश्चन है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ए, आर्थिक मनोविज्ञान। तो आर्थिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन असामान्य मनोविज्ञान वो एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान भी होता है और पशु मनोविज्ञान के भी होता है। तो आप पशु मनोविज्ञान मत उत्तर मत कर देना, क्योंकि पशु मनोविज्ञान होता है एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान है वो किसी भी प्रकार का इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? एक अनुप्रयुक्त विज्ञान मतलब अप्लाइड साइंस है, लेकिन आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसी प्रकार का कोई आदर्शमूलक विज्ञान है, ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान वो एकदम विशुद्ध विज्ञान नहीं है। ये मानक विज्ञान, मानक मतलब नियम, इसमें किसी भी प्रकार कोई नियम वगैरह नहीं होते शिक्षा मनोविज्ञान, इसलिए ये एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, मतलब अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वृद्धि और विकास से संबंधित टॉपिक से है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि के साथ साथ है विकास भी होता है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। ये भी लाइन अच्छी है कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, क्योंकि वृद्धि की आयु निश्चित होती है। एक आयु के बाद वो वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास एक ऐसा होता है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन नहीं, मतलब वृद्धि में है जो मात्रात्मक, जो अपन माप और तोल सकते हैं वो वृद्धि होती है, लेकिन विकास है वो ऐसा नहीं होता है। तो वृद्धि ये विकास पर्यायवाची है, ये कथन गलत है कि वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सही नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो वृद्धि के बारे में गलत दिया गया है। तो वृद्धि मापी जाती है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि वृद्धि मापी जाती है, क्योंकि वृद्धि एक मात्रात्मक होती है जिसको अपन माप सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं मतलब इसमें कितना किलो वजन बढ़ा है, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, ये वृद्धि के अंतर्गत है। वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये क्वेश्चन लाइन गलत हो जाती है, क्योंकि वृद्धि की एक आयु निश्चित होती है, उसके बाद है वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि आप देख सकते हो जैसे लड़का होता है जो युवावस्था है मतलब किशोरावस्था तक है, उसकी आयु बढ़ती है, सॉरी आयु क्या, उसका मतलब वजन वगैरह बढ़ता है, जो उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद भी हाइट नहीं बढ़ती है। आप एक चीज़ नोट कर लेना, उसके बाद है वो हाइट नहीं बढ़ती है। तो आदमी है वो 25 एक साल तक लगभग उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ता है, इसलिए ये जीवन पर्यंत नहीं होती है। तो ये लाइन दी गई है कि वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता है, क्योंकि वो गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत, जब तक हम जिंदा है तब तक विकास होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एरिक्सन के द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं बताई थी, उनमें से कौन सी अवस्था है जो किशोरावस्था के समान है। तो पहचान बना भूमिका संघर्ष है वो किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो निम्न में से कौन सी एरिक्सन के द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। तो पहचान बना भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। तो ये बाल्य अवस्था होती है, मतलब बच्चे होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, इसलिए इस एज को है वो गैंग एज कहा जाता है। तो यहाँ अवस्थाओं से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ तो शेष अवस्था से पूछा जा सकता है या फिर बाल्यावस्था से। किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था से क्वेश्चन है वो कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन पूछा जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो टॉपिक अपन को पूरा A to Z क्लियर करना होगा, तभी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन निकालने का फायदा तभी होता है, वरना MCQ निकालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक बार आप पूरा सिलेबस क्लियर करो, उसके बाद है वो टॉपिक वाइज MCQ निकालते रहिए करो, ताकि आपको अपना तैयारी का पता चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छात्र का वह सोपान
जबकि वह सर्वाधिक रूप से समंगों से घिरा रहता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छात्रों का वह सोपान मतलब वह कौन सी अवस्था मतलब सोपान यानी वह कौन सी अवस्था है जबकि वह सर्वाधिक रूप से समंग मतलब उसमें सबसे ज़्यादा वो समंग होते हैं। तो ये किशोर अवस्था के अंतर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है। मतलब उसका शरीर है कि कुल लंबाई के तो जो सिर का है वो कितने प्रतिशत रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा 25%। मतलब जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर मतलब उसके कुल शरीर की लंबाई के कितने प्रतिशत है तो ये 25% होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कहलाता है मतलब अधिगम। ये अधिगम है। अधिगम की परिभाषा दी गई है कि अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन भी कहलाता है अधिगम। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। कि अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है अधिगम ही कहलाते हैं। क्योंकि बाकी ऑप्शन आप मेल मिलाप ही नहीं खा रहे हैं। क्योंकि शिक्षण का कोई मतलब नहीं, अभियान और प्रशिक्षण ये कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अधिगम है ये आपको परिभाषा दी गई और परिभाषा पूछ गई क्योंकि अधिगम भी आपके एक अलग से टॉपिक लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का अधिगम होता है मतलब अधिगम मतलब बच्चा सीखता है। बच्चे की कोई बात नहीं मतलब कोई व्यक्ति कब तक सीखता है तो व्यक्ति है वो जीवन पर्यंत तक सीख सकता है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो भी सीख रहा है, हमारे बड़े भाई बहन है वो भी सीख रहे हैं, हमारे माता पिता है वो भी हमसे कुछ ना कुछ कभी सीखते ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं सीख रहे हैं, सीखते हैं। क्योंकि अध्यापक है वो विद्यार्थियों से सीखता है और विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं। ये बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। ऐसा नहीं है कि अध्यापक ही बच्चों को कुछ सब कुछ सिखा रहे, नहीं ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अध्यापक बहुत कुछ चीज़ें हैं वो विद्यार्थियों से भी सीखते हैं क्लासरूम के अंदर। तो किसी व्यक्ति का अधिगम मतलब उसका सीखना, लर्निंग है वो जीवन पर्यंत और जीवन पर्यंत चलता है, ये बात कही गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में शीयश किसे इंगित करता है। तो जो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पे किया था, पावलोव ने द्वारा की गई प्रयोग में शीयश किसे इंगित करता है तो वो घंटी की ध्वनि को इंगित करता है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार में रीट में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे पावलोव से। क्योंकि हर बार हर एक एग्जाम में दो दो क्वेश्चन यहाँ से टपके थे। तो पावलोव थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बनते फिक्स क्वेश्चन है वहीं से बनते हैं, उससे ज़्यादा आगे ला रहे क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। तो पावलोव के द्वारा की गई सी एस किसको इंगित करता है तो घंटी की ध्वनि को इंगित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि के समूह कार्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। क्योंकि दोस्तों बुद्धि वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं कि एक तो समूह कार्य की अवधारणा किसने की, द्विकार की, त्रिआयामी किसने, मतलब यहाँ से ये दो चार क्वेश्चन है। तो कौन से कार्य की अवधारणा किसने दी, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बुद्धि के समूह कारक मतलब समूह एक साथ की ये अवधारणा किसने दी, ये दी थर्स्टन ने, स्टर्न ने, थर्स्टन ने। बुद्धि के समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, थर्स्टन ने, समूह कारक थर्स्टन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली मतलब वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती हैं वही प्रतिभाशाली बालक होती हैं, वही सृजनात्मक बालक होते हैं। क्योंकि वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती हैं। तो आपको बुद्धि लब्धि वाले क्वेश्चन थोड़ी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि एक बार पढ़ दोगे तो भी आप नहीं भूलोगे। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर जिस भी बच्चे के कुछ समझ में आ गया ना, अगर उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 6-7 क्वेश्चन वो वैसे ही सही करके आ जाता है। क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो 140 प्लस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। क्योंकि बुद्धि वाला यही आता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या समूहकार का सिद्धांत किसने दिया, त्रिआयामी का सिद्धांत किसने दिया। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। तो ये गार्डनर है, गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक। गार्डनर बहुबुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने। और समूह कारक का थर्स्टन है, समूह कारक थर्स्टन, बहुबुद्धि का गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी त्रिआयामी सिद्धांत का भाग नहीं। मतलब त्रिआयामी का सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि त्रिआयामी
त्रिआयामी का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। और 3 आयाम कौन कौन से? तो एक तो होता है विषय वस्तु, एक उत्पाद और एक संक्रिय। संज्ञान इसके अंदर शामिल नहीं है, थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन कौन से गिलफोर्ड के त्रिआयामी में? एक विषय वस्तु, एक उत्पाद और एक संक्रिय। तो दोस्तों हमारा ये सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट किस टॉपिक के एमसीक्यू आपके साथ शेयर किया जाए, कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।